नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर। कल इसको लेके मैंने आप सभी को बताया था कि नाइजीरिया की तरफ से अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है, लेकिन कल तक इसके बारे में हमारे कोई भी डिफेंस फोरम में इसके बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया था। और कल मैंने जो आपको बताया था वो अपडेट एक नाइजीरियन डिफेंस फोरम में पब्लिश किया गया था। अब आज इसको लेके कुछ और अपडेट्स भी सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नाइजीरिया की तरफ से इनिशियली रशियन ऑरिजिन Mi-35M हेलीकॉप्टर्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन कैट्सा एक्ट की वजह से रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने में दिक्कत आने लगा था, जिस वजह से अभी वो अपनी आर्मी एविएशन विंग के लिए एक हेलीकॉप्टर को तलाश कर रहे थे। फिर 2019 में जो एरो इंडिया शो हुआ था, उस दौरान भी नाइजीरियन एयरफोर्स के ऑफिशियल इसमें शामिल हुए थे और तब उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का मन बना लिया था। लेकिन उस टेंडर में भी साउथ अफ्रीका की डैनियल एरोस्पेस की रोईबर्ग Mk2 हेलीकॉप्टर भी एक लीडिंग कंटेंडर बना हुआ था। लेकिन अभी नाइजीरिया की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिसको वो मेनली अपनी आर्मी एविएशन विंग में शामिल करने वाले, जिसे हाल ही में ही फॉर्म किया गया है और ये आगे चल के उनकी एक मेजर एंटी टेरर यूनिट होने वाली है। अब जैसे कि वो भारत में आके हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के बारे में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने की चांसेस उनके लिए काफी हद तक बढ़ने वाली है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अभी दरअसल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, अंगोला, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इक्वेडर और नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया है। अभी तक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी 4 प्रोटोटाइप की प्री प्रोडक्शन ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तौर पर 15 यूनिट के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया, जिसमें से 7 यूनिट अभी बनाए जा चुके हैं और अभी 8 और यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग 2022 की मार्च से पहले कंप्लीट होने वाली है, जिसमें से इंडियन एयरफोर्स लगभग 10 हेलीकॉप्टर को और इंडियन आर्मी लगभग 5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाली है और आगे चल के ऐसे और 160 हेलीकॉप्टर्स के लिए भी भारत की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से है। मंडे को हाउस फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल अफेयर की तरफ से एक ट्वीट करके बताया गया था कि 2021 की एंड तक चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 36 J-10C फाइटर जेट को डिलीवर किया जाएगा। अब हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, पर 2020 में एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से J-10C फाइटर जेट को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है और स्पेशली वो भारत की राफेल को काउंटर करने के लिए चाइना से J-10C को खरीदने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब 2021 की शुरुआत में हुई साइन एक्सरसाइज के दौरान भी ये खबर सामने आया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी J-10 को राफेल की पोजीशन में रखकर और चाइना की J-11 को इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI की पोजीशन में रखकर कुछ डॉगफाइट को कंडक्ट कर रहे थे और ये काफी बड़ी एक्सरसाइज था, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा सॉर्टेज को कंप्लीट किया गया था। साइन एक्सरसाइज के बाद कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि पाकिस्तान को अगर भारत के राफेल को काउंटर करना है तो उनको J-10C को एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट ये राफेल की स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट है और इसके अलावा वो J-11B को भी पाकिस्तान को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया। जहां तक J-10C की बात करें तो ये J-10 का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है और इसमें PL-15 मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जो कि VVR डॉगफाइट के लिए पाकिस्तान को काफी एडवांटेजेस दिलाने वाला है। और इसके अलावा J-10C जो है वो एक वाइड वैरायटी के वेपन्स को कैरी कर सकता है, लेकिन सबसे खास बात इसकी ऐसा रडार होने वाला है और कम से कम इसके रडार की जो रेंज होने वाली है वो 200 से 220 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। वैसे ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी के फाइटर में जो रडार्स हो सकते हैं उनकी रेंज कितनी हो सकती है। वैसे अभी तक चाइना की तरफ से इनकी रडार्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन अगर इनको चाइना पाकिस्तान को सप्लाई करता है तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को राफेल के साथ एंगेज होने में थोड़ा बहुत एडवांटेजेस दिलाने वाले हैं, लेकिन असल मायने में ये इंडियन एयरफोर्स की सुखोई के लिए दिक्कत पैदा करने वाले हैं, क्योंकि ये सुखोई को 150 से 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिटेक्ट कर सकते हैं और PL-15 मिसाइल की वजह से इनके पास VVR एडवांटेजेस होने वाला है। अगला अपडेट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके, जो कि मेनली S-400 सिस्टम का एक सक्सेसर है और रशियन क्लेम के मुताबिक ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले टारगेट को भी मार के गिरा सकता है
और इसको एक तरीके से स्पेस डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। रशियन क्लेम के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को भी मार के गिरा सकता है। और प्रीवियसली ये क्लेम किया गया था कि S-500 सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल ने अपने टारगेट को लगभग 480 किलोमीटर की डिस्टेंस में मार के गिरा दिया था, जो कि आज तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाया। और प्रोबेबली इसकी ऑपरेशनल वेरिएंट की जो रेंज होने वाली है वो लगभग 600 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि वर्तमान के S-400 सिस्टम के मुकाबले 200 किलोमीटर ज्यादा होने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि इसकी सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी से इसको सर्विस में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की रिएक्शन टाइम S-400 सिस्टम के मुकाबले लगभग आधा है, यानी कि एक थ्रेट को डिटेक्ट करने के बाद उसके ऊपर इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए S-400 सिस्टम जितना वक्त लेता है, ये उसके आधे टाइम के अंदर ही इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। नॉर्मली S-400 सिस्टम का जो रिएक्शन टाइम होता है वो 8 से 10 सेकंड के बीच होता है, लेकिन S-500 सिस्टम का रिएक्शन टाइम 4 से 5 सेकंड के बीच होने वाला है। इसमें अभी 2 नए अलग अलग टाइप के मिसाइल को ऐड किया गया है, जिसमें से एक का नाम 77N6N और दूसरे का नाम 77N6N1 होने वाला है। और इसके अलावा इसकी जो मेन मिसाइल है उसकी बात करें तो वो 40N6 मिसाइल होने वाली है, जो कि मार्क 9 की स्पीड को क्रॉस कर सकता है। और साथ ही ये लगभग 310 माइल की डिस्टेंस पर भी अपने टारगेट को 95% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। अब इसको लगता नहीं कि रशिया इतनी जल्दी किसी देश को एक्सपोर्ट करने वाला है, लेकिन कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि चाइना अभी रशिया से इन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर सकता है। अब वैसे ही चाइना की बात करें तो चाइना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था और चाइना के साथ रशिया के संबंध भी काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर चाइना इसको फ्यूचर में एक्वायर करने की कोशिश करता भी है तो इस बार की तरह भी चाइना को लॉन्गर डिस्टेंस तक स्ट्राइक करने वाले मिसाइल नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि चाइना फिलहाल के लिए MTCR ग्रुप में शामिल नहीं हुआ है, जिस वजह से वो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले मिसाइल को इतनी आसानी से एक्वायर नहीं कर सकता है। अगला अपडेट DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर, जिसको अभी फाइनली D4 एंटी ड्रोन सिस्टम कहा जा रहा है। ये वही सिस्टम है जिसको हमारी रिपब्लिक डे के अवसर पर रॉक ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। और अभी के ड्रोन थ्रेट को देखते हुए DRDO की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है कि हमें कोई भी इंपोर्टेड एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अभी हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 10 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया था, जिसमें ये सिस्टम भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और अभी इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंजुला के मुताबिक हमारे D4 सिस्टम एक हाईली कैपेबल सिस्टम है, जो कि जम्मू एयरवेज के ऊपर किए गए ड्रोन स्ट्राइक जैसे किसी भी फ्यूचर हमले से हमको सेफ रख सकता है। पहले इसकी जो रेंज था वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक बताया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर मंजुला के मुताबिक अब इसकी रेंज लगभग 4 किलोमीटर तक होने वाली है। और मे बी वो इसकी इनिशियल प्रोटोटाइप थे, जिस वजह से उनकी कैपेबिलिटी थोड़े कम थे और प्रोडक्शन वेरिएंट में इसकी रेंज थोड़ा और ज्यादा बेहतर होने वाला है। DRDO के मुताबिक ये सिस्टम दिन और रात 24 घंटे ऑपरेशन रह सकते हैं और किसी भी स्मॉल या माइक्रो ड्रोन को मार के गिरा सकते हैं। पहले भी इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें 2 तरीके के काउंटर मेजर सिस्टम दिए गए हैं, जिनमें से पहले तो ये दुश्मन की ड्रोन्स को जैम कर देता है, जिस वजह से वो अपने कंट्रोल स्टेशन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो इसमें लेजर वेपन सिस्टम भी मौजूद है जो कि ड्रोन्स को मार के गिरा सकता है। लेकिन इसके लिए इन सिस्टम को हमारे सभी हाई वैल्यू टारगेट में डिप्लॉय करना काफी जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम ड्रोन्स को डिटेक्ट कर पाएंगे उतनी जल्दी हम उनको मार के गिरा सकते हैं। और अभी DRDO के मुताबिक इन सिस्टम को डिप्लॉय करने के बाद हमें दुश्मन की ड्रोन से होने वाली किसी भी खतरे से ही बचा सकता है। अगला अपडेट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके। आप सभी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके भारत को शुरुआत से ही काफी प्रॉब्लम रहे, क्योंकि चाइना इसको POK रीजन में बना रहा है और POK रीजन शुरुआत से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है। और इसी बात को लेके भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पहले इस बात से काफी खुश था, क्योंकि इसके रास्ते पाकिस्तान में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था और उसको पैसा भी मिल रहा था। पर अभी पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर चाइना की तरफ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके चिंता जताना शुरू कर दिया गया। और अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए चाइनीज कंपनियों की तरफ से ये बताना शुरू कर दिया गया कि अभी पाकिस्तान में एंटी चाइना सेंटीमेंट बढ़ने लगा है। और ये सेंटीमेंट इतना बढ़ने लगा है कि वो अभी अपनी हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तान से चाइना में शिफ्ट करने की बात करने लगे हैं।
चाइना की हार्बर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि अभी ग्वादार पोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है, उनकी तरफ से बताया गया कि उस रीजन में अभी भी चाइनीज लोगों के लिए रिस्क काफी बढ़ने लगा है और वहां पे एंटी चाइना सेंटिमेंट काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। और कुल मिलाकर उनकी तरफ से अभी 8 स्पेसिफिक पॉइंट को नोट डाउन किया गया और इसके अंदर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर भी सवाल किए गए हैं और अभी वो अपने सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंता जता रहे हैं, जिस वजह से आगे चल के वो अपने हेडक्वार्टर्स को चाइना में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले हम एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और हाल ही में हुई ड्रोन स्ट्राइक के बाद भारत ऐसे खतरों से बचने के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर चुका है। दरअसल जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब तक हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आता है हम कोई भी काम एडवांस में नहीं करते हैं। जैसे कि बालाकोट के बाद हमने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को खरीदने का फैसला किया और रशिया से लॉन्गर रेंज वाला BBR मिसाइल को खरीदने का फैसला किया था, जो कि हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब तक हमारे ऊपर नहीं आई थी तब तक हम इनको खरीद नहीं रहे थे। और अभी की बात करें तो 2019 के मुकाबले अभी हमारी एयरफोर्स की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर हो चुका है और अभी हाल ही में हुई ड्रोन स्ट्राइक के बाद हम एंटी ड्रोन सिस्टम को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर मिला जिसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर जब भारत चाइना के साथ बॉर्डर फेसर में उलझा हुआ था, इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से चुपके से टर्की से और पाकिस्तान से ड्रोन को एक्वायर करना शुरू किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से अभी S-250 क्लास की UAVs को एक्वायर किया जा रहा है, जिसको सुपर कैम S-250 कहा जाता है। ये मेनली एक सर्विलेंस ड्रोन है जिनको ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अभी एक सेपरेट यूनिट को तैयार किया जा रहा है। 24 जून को पाकिस्तान की तरफ से अपनी किसी ड्रोन से मिसाइल को भी फायर किया गया था, जो कि मे बी उनकी बुराक सीरीज की कोई ड्रोन होगा। और अभी पाकिस्तान की एक टीम टर्की की विजिट पर गई हुई थी, जहां पर टर्की के साथ अभी बैरक्टर ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान की तरफ से डिस्कशन किया जा रहा है और पाकिस्तान अभी टर्की से इन ड्रोन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और हाल ही में आपने देखा होगा ये सेम ड्रोन अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई में इस्तेमाल किए गए थे, जो कि अर्मेनिया की हार के एक मेजर कारण बन गए थे। और इसी बात को देखते हुए इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इन ड्रोन्स को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।